नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। सारथी फॉर सिविल सर्विस मुखर्जी नगर के द्वारा जो करेंट अफेयर्स आपको कंटिन्यू मिल रहा था, किसी व्यवधान के कारण कुछ दिनों से अभी थोड़ा सा डिले हो रहा है और उम्मीद करूंगा कि मैं टाइम को जो आपका अभी अप्रैल चल रहा है, इसमें जितने भी 12-13 अप्रैल तक का न्यूज है, पीछे तक हमने 28 मई तक कंटिन्यू आपका करंट अफेयर डाला था। 29 और 30 मई मैंने लिख दिया था, लेकिन किसी कारणवश उस दिन नहीं हो पाया और पुनः जो है 29 और 30 मई का आज का 29 और 30 मार्च का करंट मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को थोड़ा सा तकलीफ हुआ होगा, थोड़ा सा क्या मतलब बहुत सारे माफी चाहूंगा। पूरा सारथी फॉर सिविल सर्विस जो मुखर्जी नगर का टीम है आपसे माफी मांगता है। कारण क्या है कि कंटिन्यूटी जब टूट जाती है तो थोड़ा प्रॉब्लम आता है, लेकिन मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं कि जितने इधर आपके न्यूज 10-12 दिन के छूटे हैं, डे बाय डे मैं उसे कंटिन्यू करा दूंगा और वो आपके एग्जाम के लिए काफी उपयोगी होगा। तो चलते हैं हम लोग न्यूज की तरफ और उम्मीद है कि आप नाराज नहीं होंगे। नाराजगी बनती है और बनना भी चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूटी टूटता है तो फिर कई सारे नुकसान होते हैं और इसका नुकसान मुझे भी हो रहा है कि मैं आपसे जुड़ नहीं पा रहा हूं। तो फिर भी मतलब हम लोग को एग्जाम में नाराजगी छोड़ते हुए आप क्या करें कि एग्जाम की तरफ देखते हैं कि आप करेंट क्या क्या था 29 तारीख और 30 मार्च को, जो आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी था। तो हमने कहा कि हमेशा की तरह एक कोटेशन से मैं आपको पीटी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के पीटी मेंस और एसए तीनों दृष्टिकोण से और इंटरव्यू के दृष्टिकोण से यह करंट अफेयर्स आप सबके लिए ला रहा हूं। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है ये कंटिन्यू मिलेगा आपको। तो हमारा पहला जो स्टेटमेंट है कि ज्ञान में निवेश हमेशा अच्छा लाभ देता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक बहुत बड़े दार्शनिक विचारक है, जिन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति ज्ञान में अगर निवेश करता है तो निश्चित है कि वो लाभदायक होगा, लाभ देने का काम करेगा। तो हम लोग कोई भी चीज हो, परिवार हो, समाज हो, कहीं भी अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड, ज्ञान से रिलेटेड चीज मिल रहा है तो उसमें निवेश करना चाहिए। तो इसी स्टेटमेंट के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं कि 29 मार्च 2023 में कौन सा न्यूज था न्यूज़पेपर में, जो आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से एक प्लेस है भारत नेपाल संबंध के दृष्टिकोण से। कालापानी आप लोग न्यूज में बना हुआ था और कालापानी इसलिए बना हुआ है कि उत्तराखंड पिथौरागढ़ का एरिया है। इसे नेपाल की जो वर्तमान सरकार है उसके पीछे की जो सरकार थी, उस सरकार ने क्या किया था कि अपने चीन के बहकावे में आकर उसने क्या किया कि अपने इस प्लेस को, कालापानी जो प्लेस है, उसे अपने मैप में दिखाने का काम किया था और इस कारण से विवाद बना हुआ था। तो भारत नेपाल संबंध आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो एक मुद्दा था कालापानी का, इसलिए मैंने लाया और यह हमेशा कई बार आपको दिखाई पड़ेगा कि भारत नेपाल संबंध को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि कारण क्या है कि नेपाल को हमेशा उम्मीद रहता है कि चाइना सपोर्ट करेगा, लेकिन वह चाइना के पॉलिसी को समझ नहीं पा रहा है। तो आप मेंस के दृष्टिकोण से भी देखेंगे और अपने नेबरिंग कंट्री के दृष्टिकोण से भी देखेंगे कि नेपाल और भारत का जो संबंध है वो मधुर होना चाहिए, बेटी रोटी का संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है। इसलिए अगर कोई पूछ दे कि भाई कालापानी कहां है, क्यों चर्चा है, तो ध्यान रखना है कि कालापानी भारत और नेपाल के दृष्टिकोण से, संबंधों के दृष्टिकोण से उपयोगी हो जाता है। दूसरा जो न्यूज था हमारा, वह न्यूज है अविश्वास प्रस्ताव। यह न्यूज काफी बना हुआ है। दूसरा हमारा न्यूज है अविश्वास प्रस्ताव। तो आपको अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष को लेकर यह चर्चा में बना हुआ है कि लोकसभा अध्यक्ष, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। उस समय चर्चा में था, लेकिन अभी क्या है कि यह ठंडा पड़ गया, यह इस स्थिति जो है ठंडा पड़ गया है। तो आखिर मन में आपको आएगा कि लोकसभा अध्यक्ष, संविधान के किस पेज पर, किस अनुच्छेद में लोकसभा अध्यक्ष का चर्चा है। तो आपको बताना है कि आर्टिकल 93 जो है वह लोकसभा अध्यक्ष के लिए, अध्यक्ष के बारे में बताया गया है। यह भी आपको जानकारी रखना चाहिए कि जब लोकसभा का लोकसभा विघटन होने के बाद नए लोकसभा का जब चुनाव हो जाता है, गठन हो जाता है, तो उसी मेंबर में क्या होता है कि लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव होता है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। और आपको पता ही होगा कि पूरे लोकसभा को चलाने में काफी उपयोगी साबित होता है। लोकसभा अध्यक्ष अगर ना हो
तो लोकसभा व्यवस्थित तरीके से नहीं चल पाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि एक गार्जियन के रूप में लोकसभा या राज्यसभा में राज्यसभा सदस्य सभापति और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष क्या करते हैं कि चीजों को एक ऑर्गेनाइज वे में मीटिंग को सत्र को चलाने का काम करते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष के बारे में हम चर्चा करें अविश्वास प्रस्ताव आगे भी न्यूज में है, तो वह जो न्यूज है हम फिर आगे अगले पेज पे आएगा, तो वहां डिबेट हम लोग बड़े स्तर पर चर्चा करेंगे। तो बात आया कि यह धन विधेयक का निर्धारण करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। साथ ही सांसदों को दंडित करने का काम करते हैं, अलग अलग प्रस्तावों को लाने की अनुमति देते हैं। अगर स्थगन प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव है, सेंसर मोशन है, ये सभी लाने का काम अगर कोई करेंगे या किसी के माध्यम से अगर होगा तो आपको दिखाई पड़ेगा कि लोकसभा ही उसको क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। अब आपके मन में आया जो न्यूज था कि लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर किन लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव आया है, तो ध्यान रखना है कि आपको दिखाई पड़ेगा कि दो ऐसे लोकसभा अध्यक्ष हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मामलंकर साहब पर 1954 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। फिर आपको 9वें लोकसभा अध्यक्ष है, इसे दूसरा मैंने लिख दिया यहां पे, 9वें लोकसभा अध्यक्ष है डॉक्टर बलराम जाखड़, जिन पर 1987 में, ध्यान रखिएगा 1987 में आपको अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया था। तो दो व्यक्ति, और आप पूछ दे कि लोकसभा अध्यक्ष, तो क्या बताना है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 93 में लोकसभा अध्यक्ष का चर्चा होता है। एक दूसरा आप बताएंगे कि लोकसभा अध्यक्ष क्या करते हैं कि जब जिस समय लोकसभा का विघटन हो गया है, नए लोकसभा का गठन हो गया, उसी में से जो टोटल मेंबर उपस्थित होंगे उन्हीं में से एक अध्यक्ष का चुनाव होता है, और वह क्या करते हैं कि वही पूरे लोकसभा सदन को चलाने का काम करेंगे, सांसदों को दंडित करने का काम करेंगे। इसके अलावे कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं उसका निर्धारण करेंगे। इसके अलावे किसी विधेयक पर अगर मत ट्राई हो गया है तो निर्णायक मत देने का काम करेंगे। अब मन में आया कि सर लोकसभा अध्यक्ष को लेकर जो अविश्वास प्रस्ताव का चर्चा था, तो दो ऐसे लोकसभा अध्यक्ष हुए हमारे जिन पर अविश्वास प्रस्ताव अभी तक लाया गया था। एक है जीवी मामलंकर साहब, 1954 में इन पर आया है लोकसभा अध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव। एक दूसरा 9वें लोकसभा अध्यक्ष है डॉक्टर बलराम जाखड़ साहब, जिन पर 1987 में आपको दिखाई पड़ा कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और तीसरे का चर्चा हो रहा था माननीय ओम बिरला साहब का। तो यह आपको रिलेटेड जो लोकसभा अध्यक्ष से रिलेटेड जो एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी था, यह हमने आपको समझाया। एक और न्यूज था कि अपराध रोकथाम के लिए पुलिस बल, यह न्यूज था कि भारत में किन किन राज्यों के पास जो हमने निर्धारित कर रखा है कि 1 लाख की आबादी पर कितने पुलिस बल होना चाहिए, क्योंकि अपराध की गतिविधियों को रोकने में पुलिस बल का काफी महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो यह रिपोर्ट में था, और यह रिपोर्ट गृह राज्य मंत्री चर्चा कर रहे थे, और उन्होंने बताने का काम किया कि बिहार और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जहां की 1 लाख की आबादी पर जितना पुलिस बल होना चाहिए उससे काफी, देश की बात हो रहा था कि काफी कम है। तो यहां लिखा गया है बिहार और बंगाल कि देश में प्रति लाख जनसंख्या पर पुलिस कर्मियों का जो अनुपात है हमारे, वह है आपको 75.16। देखिए कितना कम है, 75.16 है। वही बंगाल में आपको 97.66 है, तो यह भी बहुत काफी कम है। देखिए जो हमारा आंकड़ा होना चाहिए था कि 2022 तक पूरे देश के लिए प्रति लाख व्यक्तियों पर, लिखा है कि 2022 तक देश के लिए प्रति लाख व्यक्तियों पर कितने पुलिस की आवश्यकता है। यह आवश्यकता है आपको 196.23, यहां पे 2-3 का होना चाहिए था, 196 यानी कि उससे अधिक, लेकिन वर्तमान में अभी भी 152.80 क्या ये रेशियो दिया गया है, तो काफी कम है। देखिए कहां आप देख रहे हैं कि बिहार में 1 लाख पर 75.16 है, बंगाल में 97.66 है, देश में 152.80 है, 80 है, और होना चाहिए था 196.23।
तो यह अगर पुलिस पार्टी की संख्या 1 लाख की आबादी पर या डॉक्टरों की संख्या 1000 पर कम होगा तो वहां स्वास्थ्य ढांचा या अपराध की गतिविधियां दोनों आप देखेंगे कि काफी प्रभावित होगा। इसलिए सभी राज्य सरकार से आग्रह किया जा रहा है कि अपने पुलिस पार्टी क्योंकि पुलिस जो होता है आपको पता ही होगा राज्य सूची का विषय है, तो राज्यों का दायित्व होता है कि उसको क्या करे, पूरा करने का काम करे। यह भी न्यूज था आपका। और न्यूज के साथ साथ अगला फिर कहा कि बिहार में पुलिस बल जितना स्वीकृति कितना है, तो 115.08 पुलिस बल की स्वीकृति है, जो काफी नीचे। अभी हमने डाटा दिखाया कि आपको 76 पॉइंट समथिंग, जो काफी नीचे डाटा है। अगला जो एक न्यूज था हमारा, वह न्यूज है जो आपका एक न्यूज है कि एफ इंडेक्स 2023, पीछे भी हमने बताया था इस न्यूज के बारे में। तो यह न्यूज क्या है कि अफ्रीका महादेश जिसमें 54 देश है, उसमें 22 ऐसे देश हैं जो अभी हाल में पुणे में क्या हुआ है कि वहां सैन्य प्रमुख 9 दिवसीय सैन्य अभ्यास हुआ है। कितने? 9 दिवसीय सैन्य अभ्यास हुआ है। तो आप देखेंगे कि 9 दिवसीय सैन्य अभ्यास कहां, तो पुणे में हुआ एक। और जो 22 देश अफ्रीका महादेश से आए हैं, उनके जो सेना प्रमुख है या जो बड़े पदाधिकारी है, उनके साथ भी अलग से पुणे में क्या किया गया है कि अलग से बैठक किया गया। यह भी ध्यान रखिएगा। और इसमें रक्षा मंत्री कि भारत के रक्षा मंत्री के साथ साथ देखे होंगे कि सेना प्रमुख जो है हमारे, उन्होंने भी भाग लेने का काम किया है। तो यह भी न्यूज था। अब इसमें मुद्दा क्या था कि क्षेत्रीय मुद्दा लिखा हुआ है कि क्षेत्रीय सुरक्षा और भारत अफ्रीका में आतंकवाद से मुकाबला कैसे किया जाए, इस मुद्दे पर आपको चर्चा हुआ है। और यह जो बैठक की या सहयोग का जो घोषणा किया गया था माननीय प्राइम मिनिस्टर द्वारा 2018 में अफ्रीका के साथ सहयोग, अफ्रीका के 2018 में हमारे जो अभिभावक हैं, हमारे जो गार्जियन हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा 2018 में कि अफ्रीका के साथ जो हम सहयोग निर्धारित किए 10 मार्ग के लिए, 10 मार्गदर्शक सिद्धांत जो निर्धारित किए हैं, उसी के तहत आपको दिखाई पड़ा एफ इंडेक्स 2023। अगर कोई पूछे कि भाई आप बताइए कि एफ इंडेक्स क्या है, तो सीधा कहना है कि सर यह 22 अफ्रीकी देशों का सम्मेलन है, भारत के पुणे में हुआ है। और पुणे में हमारे रक्षा मंत्री के साथ साथ आपको सेना प्रमुख की बैठक हुई है और वहां के 22 देशों के जो प्रमुख थे उनके साथ मीटिंग हुआ है और निर्णय लिया गया है कि कैसे हम क्षेत्रीय सुरक्षा के साथ साथ आतंकवाद जैसे मुद्दे से मिलकर हम लोग सामना कर सकते हैं और आगे देश को डेवलपमेंट की ओर ले जा सकते हैं। और इसकी घोषणा कब हुई, तो 2018 में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमारा जो 10 मार्ग बिंदु हैं उसी के आधार पर हम इसको आगे लेके, इस संबंध को आगे लेके चलने का काम करेंगे। तो यह भी न्यूज आपके लिए काफी उपयोगी था। उसके साथ साथ अगला जो न्यूज था एससीओ के राष्ट्रीय सम्मेलन। एससीओ में देखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सम्मेलन। तो यह कहां हुआ है, एक छोटा सा न्यूज था। अगले पेज पर भी हम लोग देखेंगे, अगले जो 30 तारीख है उस पर भी हमको न्यूज मिलेगा। तो यह भी आपको ध्यान रखना है वन लाइनर के कि एससीओ जो संगठन है उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का जो सम्मेलन हुआ है वह कहां हुआ है, तो दिल्ली में हुआ है। यह भी ध्यान रखिएगा। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, साइबर अपराध। साइबर अपराध, हम लोग कहीं ना कहीं साइबर सुरक्षा से प्रभावित रहते हैं क्योंकि सजग नहीं है और या हमारे पास उस प्रकार के मिशनरी नहीं है जो जागरूक कर सके, या फिर उसको जो साइबर अपराधी होते हैं वो कब किसके साथ धोखा करेगा यह पता नहीं चलता है। इसलिए गृह मंत्री ने क्या किया है कि लोगों को तत्काल एक टोल फ्री लाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराना चाहिए। अगर आप किसी भी व्यक्ति को साइबर अपराध में आपके साथ साइबर अपराध हुआ है तो आप तत्काल एक टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 1930 पर। यह नंबर है, काफी उपयोगी है। एक दूसरा कि हमारे गृह मंत्री साहब ने कहा कि 2020 में, कब 2020 ने कहा है कि गृह मंत्रालय द्वारा एक पोर्टल शुरू किया गया था और 2000 साइबर क्राइम पोर्टल। साइबर क्राइम पोर्टल अपराधियों को निपटने में काफी कारगर साबित हुआ। वो कह रहे हैं कि अगर आपको साइबर हमला आपके ऊपर हुआ है, किसी तरीके से साइबर सुरक्षा
कि मैं आप क्या हो गए, फंस गए हैं साइबर चक्र में, तो इन अपराधियों के लिए बचने के लिए आप पहला काम करें कि 1930 पर क्या करें कि टोल फ्री नंबर डायल करें। एक दूसरा कि एक पोर्टल है साइबर क्राइम पोर्टल पर भी जाके आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप सुरक्षा पा सकते हैं, इन अपराधियों को देश के कानून के हवाले कर सकते हैं। यह भी था। तो हमने एक न्यूज यहां तक आपको समझाने का काम किया। या अभी हम लोग चल रहे हैं 29 मार्च के न्यूज पर। एक न्यूज है आपका, छोटा सा न्यूज था कि देश में प्रथम क्लोन गिर गाय की बछिया पैदा किया गया है। और क्लोन गाय मतलब क्लोन, अब यहां पे थोड़ा सा आपको क्लोन क्या होता है आप इसकी जानकारी कर लें, गूगल कर लें, जैसे भी आपको मिल सकता है स्रोत, वहां पे आप जान लेना चाहिए क्लोन कैसे बनता है। यह आपको साइंस एंड टेक का न्यूज है। और उस बछिया पैदा करने में जो सफलता हासिल किया गया उसका नाम रखा गया है गंगा। जो गिर गाय है आपको पता ही होगा, इसका क्लोन तैयार किया गया है और इसका नाम सफलता हासिल कर लिया गया है, तो इसका नाम रख दिया गया है गंगा। यह काफी आप गंगा के जानते ही हैं कि कितना पवित्र है, नदी के नाम पर है। और इसके बाद जो हमारा न्यूज है 30 अप्रैल को, 29 तारीख को, 29 मार्च के जितने आपके काम का न्यूज था हमने बताने का काम किया। फिर हम लोग चलते हैं 30 यहां पे जो 30 मार्च होना चाहिए था, 30 मार्च 2023 का। अब एक न्यूज था भारतीय राजनीति में धर्म का इस्तेमाल। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि अगर राजनीति से धर्म को अलग कर दिया जाए तो बहुत लोकतंत्र के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। तो आप सोचिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर यह न्यूज को सुप्रीम कोर्ट में अगर यह मामला गया तो निश्चित है कि उस पर कमेंट अगर आया है तो कोई ना कोई न्यूज आपके मेंस के दृष्टिकोण से या न्यूज आपके मेंस के दृष्टिकोण से उपयोगी साबित हो जाता है। तो हमने इस पर दो चीज बनाया। पहला क्या कि एक इससे हो सकता है, पहला कि भारतीय राजनीति में धर्म का प्रभाव, ये आप इससे का एक टॉपिक हो सकता है, सीधा सीधा यूपी पीसीएस या बिहार के दृष्टिकोण से इससे हो सकता है। एक दूसरा मेंस में यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बीपीएससी तीनों जगह मेंस का क्वेश्चन हो सकता है। तो मैंने क्वेश्चन बनाया कि वर्तमान समय में, क्वेश्चन से देखिएगा, वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में नफरती भाषण लोकतंत्र को चुनौती पेश कर रहा है। यहां तक स्टेटमेंट कंप्लीट है। इस कथन को ध्यान में रखकर इसके पड़ने वाले प्रभावों का समीक्षा करिए, जांचिए, परखिए कि जो लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस समय हमारे संविधान लिखने वाले लोग, जिस समय देश आजाद हुआ, संविधान सभा बना, उस समय इस तरह की चीज भारतीय राजनीति में नफरती भाषण या धर्म का प्रयोग उस लेवल पर नहीं हो रहा था। लेकिन वर्तमान समय में क्या है कि यह बढ़ते चला जा रहा है और यह लोकतंत्र के लिए, देश के लिए और संविधान के लिए काफी ही नुकसानदायक होगा। तो आप सोचिए कि आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी दे रहे हैं, तो लोकतंत्र, जिस देश में आप लोकतंत्र में रह रहे हैं, तो सोचिए कि वह न्यूज कितना आपके लिए उपयोगी हो जाता है। तो अब उम्मीद करूंगा कि मेंस के दृष्टिकोण से एक एस्से लिख लीजिए, भारतीय राजनीति में धर्म का प्रभाव, इस पर प्रयास करिए। दूसरा, वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में नफरती भाषण लोकतंत्र को चुनौती पेश कर रहा है। तो कर रहा है तो कि नहीं कर रहा है, यह देखिए। इस कथन को ध्यान में रखकर इससे पड़ने वाले प्रभावों का समीक्षा करना है, जांचना परखना है कि नफरती भाषण, नफरतपूर्ण भाषण किसी भी समाज के एक वर्ग को टारगेट बनाकर या पूरे समाज के दृष्टिकोण से अगर हम और आप करते हैं तो निश्चित है कि यह लोकतंत्र की जो लोकतंत्र की जड़ें है उसको कहीं ना कहीं कमजोर करने का काम करेगा। तो इसलिए आप इस पर क्या करें कि आपको मेंस पर अभ्यास करना चाहिए। एक और क्वेश्चन हमने मेंस का बनाया, अभी जस्ट उस पर चर्चा करेंगे। मेंस का न्यूज है कि एससीओ के एनएएस राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बैठक में चर्चा के महत्वपूर्ण मुद्दों को चिन्हित करते हुए यह स्पष्ट करे कि यह संगठन का भारत के लिए कितना महत्व है। अब एससीओ के बारे में कह रहा है कि अभी जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का बैठक दिल्ली में हुआ उसमें कौन कौन से मुद्दे पे चर्चा हुए हैं, यह आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और साथ ही यह बताना है कि यह एससीओ संगठन भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। यहां से क्वेश्चन मेंस में आसानी से बन सकते हैं और वह क्वेश्चन 10 नंबर का भी हो सकता है, 12 नंबर का भी हो सकता है, 15 नंबर का भी हो सकता है। तो हमने कहा कि अभी जो एससीओ के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
के साथ जो बैठक हुआ, इसमें क्या क्या मुद्दा था? पहला, इसमें हुआ कि भारत के जो एनएसए हैं, उन्होंने कहा कि एक देश जो एससीओ संगठन के देश हैं, एक दूसरे देश के संप्रभुता का ख्याल रखे, आदर करे, क्योंकि किसी देश की संप्रभुता पर आप हमला करते हैं, किसी देश की अखंडता, उसकी भौगोलिक क्षेत्रों पर अगर हमला कर रहे हैं, तो निश्चित है कि वह आपके लिए और इस संगठन के लिए क्या होगा? नुकसानदायक हो जाएगा, या संगठन टिकाऊ और दीर्घायु नहीं होगा। तो पहला इसमें पॉइंट है कि भारत के एनएसए के द्वारा कहा गया कि एससीओ के सदस्य दूसरे देशों की संप्रभुता का आदर करें। संप्रभुता की आदर करने की बात कह रहा है। दूसरा, कि आतंकवाद पर चर्चा हुआ। कहा कि चीन पाक सीमा पर जो आतंकवाद बढ़ रहे हैं, इस पर भी चर्चा। तो आतंकवाद का जो खतरा बढ़ रहा है, इस पर भी चर्चा हुआ एनएसए की बैठक में। तीसरा, कि उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अखंडता, देखिए लिखा हुआ क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का पालन करे। आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर क्या कर रहा है कि किसी न किसी देश के, भारत का तो देख ही रहे हैं, अन्य देशों पर भी देख रहे हैं कि आप देखेंगे कि वह क्षेत्रीय अखंडता का पालन ठीक से नहीं कर रहा है। तो इसलिए तीसरा पॉइंट का चर्चा था। अगला जो इसका पॉइंट था, जिसका चर्चा हम लोग कर रहे हैं, देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। फिर उन्होंने कहा इस बैठक में कि आवश्यक तौर पर सैन्य बलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सैन्य बल का प्रयोग अनावश्यक तरीके से सैन्य बलों का प्रयोग नहीं हो, क्योंकि अगर आप सैन्य बलों का प्रयोग होंगे तो निश्चित है कि रूस और यूक्रेन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी और एशिया महादेश क्या होगा? अस्थिर हो जाएगा। यह भी न्यूज था। अब इसमें चीन और जो आपका दोनों पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वह दोनों क्या किया है कि वर्चुअल तरीके से भाग लिया है। एक बात और उठ के आया कि यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद के जो 1267 एवं दूसरे प्रस्ताव, यह आपको दिखाई पड़ेगा 1267 एवं दूसरे प्रस्ताव को लागू करने के लिए कदम उठाने की बात हुआ है कि यूएनओ की बात आ गया। तो आप इस पर भी ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक था। इसके साथ साथ इस बैठक में कनेक्टिविटी की भी बात हुई है कि कनेक्टिविटी को लेकर एक देश क्या करे, दूसरे देश को मदद करने का काम करे। तो यह भी न्यूज आपके लिए काफी उपयोगी हो जाता है। तो आप क्या करें कि अभी जो हमने मेंस में जो क्वेश्चन दिया था कि हाल ही में एससीओ सदस्य देशों का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का जो बैठक हुआ है, उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे थे, उसकी चर्चा करते हुए यह स्पष्ट करे कि एससीओ संगठन भारत के लिए क्यों महत्व रखता है। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन का मेंस का अभ्यास जरूर करेंगे। और थोड़ी सी नाराजगी है, लेकिन मैं कवर करा दूंगा आपको। कुछ परिस्थितियां प्रतिकूल थी, इस कारण से हम कंटिन्यू करंट डालने में सक्षम नहीं हो पाए, लेकिन फिर मैं अभी ठीक हो गया हूं तो चीजों को कंटिन्यू कर दूंगा और पीछे जितना छूटा हुआ मैं करा दूंगा। मुझ पे भरोसा रखें, निराश होने की जरूरत नहीं है। अब अगला न्यूज था मोहम्मद फैजल। इसलिए न्यूज मैंने लेके आया क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है। इसी तरीके से यह जो व्यक्ति है मोहम्मद फैजल साहब, यह लक्षद्वीप के सांसद हैं, लिखा हुआ है। और लक्षद्वीप के सांसद है। इनकी निचली अदालत ने क्या किया था कि 10 सालों की सजा सुनाई थी और 10 सालों की सजा सुनाने के कारण ही इनकी भी सदस्यता आपको लोकसभा सचिवालय के द्वारा आदेश जारी कर इनकी सदस्यता को समाप्त कर दी गई थी। लेकिन इन सांसद महोदय ने क्या किया कि फिर आपको ये ऊपरी अदालत में यानी कि केरल हाई कोर्ट में क्या किए कि आगे बढ़ने का काम किया। तो वहां से क्या हुआ है कि केरल हाई कोर्ट ने सजा को निलंबित कर दिया। सजा को क्या किया? निलंबित कर दिया। तो निलंबित करने के जस्ट बाद ही आपको दिखाई पड़ा कि लोक सेवा सचिवालय ने इनकी सदस्यता पुनः बहाल कर दी है। तो इसलिए मैंने आपको जोड़ा कि राहुल गांधी जी भी चर्चा में थे। राहुल गांधी जी चर्चा में है, तो हो सकता है कि मोहम्मद फैजल साहब के बारे में भी चर्चा आ जाए कि कहां के सांसद है, या स्टेटमेंट दे दे या न्यूज में पूछ दे आपको, सॉरी इंटरव्यू में पूछ दे, तो आप बताने में सक्षम होंगे। कम से कम इतना तो बता ही सकते थे कि लक्षद्वीप के जो सांसद हैं उनकी भी सदस्यता चली गई थी, लेकिन ऊपरी अदालत के द्वारा इनको सहूलियत मिला है, जिस कारण से लोकसभा के जो सचिवालय है उन्होंने क्या किया है कि इनकी सदस्यता बहाल कर दी। यह न्यूज। अब एक और बहुत बड़ा न्यूज था कि लोकतंत्र पर वैश्विक सम्मेलन, एक न्यूज था लोकतंत्र पर वैश्विक सम्मेलन।
तो अभी आपको पता होगा कि अमेरिका में लोकतंत्र वैश्विक सम्मेलन हुआ है और उसमें वर्चुअल तरीके से माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। तो आप सोचिए कि फिर लोकतंत्र की बात आ रहा है। तो यहां 2-3 मेंस का क्वेश्चन मैंने बनाया है। तो एक स्टेटमेंट आपको हमने यहां लिखा है, एक विचारक का, एथेंस के नेता थे पेरिकल्स, क्या नाम उनका, पेरिकल्स। उन्होंने क्या किया कि 5th सेंचुरी बीसी में बहुमत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। किस सिद्धांत को, बहुमत का सिद्धांत। तो आपको पता ही होगा कि लोकतंत्र में भी क्या होता है, बहुमत का सिद्धांत है। कोई पूछेगा कि बहुमत के सिद्धांत के बारे में, तो बताइएगा कि एथेंस के नेता थे पेरिकल्स, उन्होंने ही 5th सेंचुरी बीसी में इस सिद्धांत को दिया था, बहुमत का सिद्धांत। पहला लाइन। दूसरा कि जब इसको न्यूज में देखते हैं कि लोकतंत्र से रिलेटेड जो बैठक हुआ है, तो लोकतंत्र से, तो यहां पे हमारा न्यूज है कि लोकतंत्र वैश्विक सम्मेलन अमेरिका के में समिट फॉर डेमोक्रेसी किस नाम से हुआ है, समिट फॉर डेमोक्रेसी के नाम से हुआ है, जिसमें अभी जस्ट हमने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने क्या कहा कि भाई लोकतंत्र के लिए भारत क्या जननी है या जन्मभूमि है। तो यह 2 लाइन तो हमने कहा कि ठीक है न्यूज में है, चलिए अच्छी बात है, लेकिन क्या इस पर मेंस का परीक्षा में, एग्जाम में इससे पूछे जा सकते हैं या नहीं पूछे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। इसलिए हमने मेंस का क्वेश्चन बनाया। क्वेश्चन क्या देखते हैं कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। पहला लाइन, भारत में लोकतांत्रिक सरकार, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किस प्रकार की चुनौतियां हैं। भारत में अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है तो किस प्रकार की चुनौतियां हैं तथा इसका समाधान क्या हो सकता है। अब आपको हमने कहा कि लोकतंत्र के को लेकर वर्चुअल तरीके से समिट फॉर डेमोक्रेसी के नाम से अमेरिका में यह सम्मेलन हुआ, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब, भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जन्मभूमि है। तो वाकई में जन्मभूमि है, मानते हैं इस चीज को, लेकिन क्या अभी जो भारत में लोकतंत्र है उसके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। अगर लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करना आप चाहते हैं तो किस प्रकार की चुनौतियां हैं और इसका समाधान क्या है। तो आप दोनों बताइए कि लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र के लिए किस प्रकार की चुनौतियां एक, और इसका समाधान भी आपको बताना है इस क्वेश्चन में। यह क्वेश्चन 10 नंबर पे भी आप लिख सकते हैं, 12 नंबर पर भी लिख सकते हैं, 15 नंबर पर भी लिख सकते हैं। यह आपको 150 से लेकर 250 शब्दों में लिखना चाहिए, क्योंकि अब सभी एग्जाम में यूपीएससी जिस पैटर्न पे क्वेश्चन और कॉपी, आपको कॉपी पर भी क्वेश्चन लिखे जाते हैं, बीपीएससी में भी कहा है कि आपका क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो आप ठीक से प्रयास करते चलें, केवल पीटी तक ना रुकें, मेंस को भी हैंडल करते चलें। जब आप मेंस को हैंडल करते जाएंगे तो निश्चित है कि आप क्वालिफाई करेंगे और तीसरे चरण में जाएंगे, इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट में जाएंगे, और अंततः आपकी सफलता होना ही होना है और आप जीतेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मेंस का भी साथ में काम करना चाहिए आपको। एक और क्वेश्चन, हमने 3 क्वेश्चन बनाया है इस पर कि लोकतांत्रिक सरकार कब, और लोकतांत्रिक लिखा हुआ है कि लोकतांत्रिक सरकार, दूसरा पेन बदलते हैं, कि लोकतांत्रिक सरकार कब अलोकतांत्रिक बन जाता है। अब यहां कौन है, आपका क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक सरकार कब अलोकतांत्रिक सरकार बन जाता है तथा इससे किस प्रकार का नुकसान उठाना पड़ता है। उदाहरण सहित, उदाहरण स्वरूप व्याख्या करिए। कह रहा है कि मान लिया जाए कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार है और यही सरकार कौन से कंडीशन बनेगा जो अलोकतांत्रिक स्थिति में पहुंच जाएगा। तो इसको आप क्या करें कि इसको लिखने का काम करें, और लिखने के लिए निश्चित है कि आपको जानकारी तो चाहिए। अगर जानकारी नहीं मिल रहा है तो, क्योंकि देखिए समय का मर्यादा है और सब कुछ मेंस के दृष्टिकोण से हम इसमें कराने लगेंगे तो कई साल लंबा हो जाएगा। और आप जानते हैं कि शॉर्टकट की दुनिया है, जितने लोग यूट्यूब पर पढ़ाते हैं सब 2 मिनट 5 मिनट में पढ़ाते हैं। अगर मैं 1 घंटा को पढ़ाने लगूंगा तो आप कहेंगे कि बोरिंग हो गया,
कुछ नहीं फायदा है। हर कोई शॉर्टकट में निकल के अपना काम बना के चलना चाहता है। तो आपको पता ही होगा कि शॉर्टकट सफलता की कोई रास्ता नहीं होती है। अगर आपको वृक्ष बनना होगा तो आपको धीरे धीरे ही चलना होगा। याद रखिएगा, अगर आप सोच रहे हैं कि शॉर्टकट यूट्यूब से पढ़ लेते हैं, और यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, जिनको आता है वो भी, जिनको नहीं आता है, क्योंकि उनकी स्वतंत्रता है। तो थोड़ा सा सतर्क रहें चीजों के लेकर। आप एक काम कर सकते हैं, लोकतंत्र की समस्या और चुनौतियां, आप 12वीं की एनसीईआरटी है एक, आप वहां से कुछ डाटा इस टॉपिक पर इकट्ठा कर सकते हैं। तो मैंने आपको स्रोत इसीलिए बता दिया है कि 12वीं का 12th का एनसीईआरटी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको लोकतांत्रिक सरकार कब और लोकतांत्रिक सरकार बन जाता है तथा इससे किस प्रकार का नुकसान उठाना पड़ता है, उदाहरण स्वरूप व्याख्या करें, बतावे। ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र की महत्वपूर्ण लक्षणों को पहचाने। भारत लोकतंत्र की महत्वपूर्ण लक्षण क्या है या विशेषता क्या है, और इसके कमियों को उदाहरण स्वरूप स्पष्ट करें। देखिए 3 क्वेश्चन है, आपको तीनों 3 डायमेंशन से दिखाई पड़ेगा, और उम्मीद करूंगा कि यह इस क्वेश्चन आपको लिखना चाहिए। तो लिखने से क्या होगा कि लोकतंत्र से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे तो उस पर आपका अभ्यास बेहतर हो जाएगा। तो यह न्यूज आपको ध्यान में रखना चाहिए, और इसलिए मैंने इसको लाने का काम किया। बढ़ते हम लोग अगले न्यूज की तरफ कि अगला न्यूज हमारा क्या है। अब फिर से न्यूज था, यहां पे आपको पूरा एक चैप्टर कंप्लीट होगा, लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव। यह न्यूज पीछे से भी चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके मन में बात आना चाहिए और आप ये पूछे जा सकते हैं कि आजादी से पहले कौन कौन से लोकसभा अध्यक्ष बनाए गए, जिसमें ब्रिटिशर्स थे, और ब्रिटिशर्स के बाद भारतीय कौन ऐसे, जैसे विट्ठल भाई पटेल का नाम सुने होंगे, केंद्रीय असेंबली के लिए लोकसभा अध्यक्ष के रूप में मतलब चयनित हुए 1925 में। तो वह तो रहेंगे, हो सकता है आपको सीक्वेंस दे दे, ब्रिटिशर्स का सीक्वेंस दे दे। इसलिए मैंने कहा कि अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, लोकसभा सदस्य के अविश्वास प्रस्ताव की बात आई थी, तो हमने आर्टिकल 93 का बात किया था। लोकसभा 2 लोकसभा अध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव आया, जीवी मावलंकर और बलराम जाखड़, 2 लोग का नाम हमने जस्ट चर्चा किया था। तो अब हम लोग देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष स्वतंत्रता से पूर्व, यह देखिए, तो पहला जो थे फ्रेडरिक व्हाइट, 1921 से 25 पहला लोकसभा अध्यक्ष। और देखेंगे स्वतंत्रता से पूर्व, तो फ्रेडरिक व्हाइट, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इनको रखा। दूसरा विट्ठल भाई पटेल, यह भारतीय है, याद रखिएगा, और यह कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। विट्ठल भाई पटेल 1925 से 30, तो यह तो पूछे जा चुके हैं। तीसरा मोहम्मद याकूब, मोहम्मद याकूब है, 1930 में बनाए गए। चौथा इब्राहिम रहमतुल्लाह, इनको भी याद रखिएगा, 1931 से 33। पांचवा सर सन्मुखम चेट्टी है, जो 33-34 में बनाए गए, यह भी याद रखिएगा। छठा देखेंगे तो अब्दुल रहीम साहब थे, और यह 35 से 45 तक थे, यह भी ध्यान रखने की जरूरत है। सातवां जो आपको मिले गणेश वासुदेव मावलंकर, एमजी मावलंकर साहब है, और यह 46 से 47। तो ये आपको आजादी से पहले, बात समझ आ रहा होगा। तो इतने 7 लोगों को आप एक सीक्वेंस में थोड़ा सा याद रखेंगे, हो जाएगा। तो फ्रेडरिक व्हाइट, विट्ठल भाई पटेल, याकूब साहब थे, इब्राहिम रहमतुल्लाह हो गए, सर सन्मुख चेट्टी साहब हो गए, अब्दुल रहीम और गणेश वासुदेव मावलंकर। इतने लोग को पहले आजादी से पहले रखिए एक क्रम में। दूसरा कि स्वतंत्रता के बाद, जब हम लोग स्वतंत्र हो गए, तो वहां से प्रथम लोकसभा के गठन तक, ये भी ध्यान रखना है, प्रथम लोकसभा के गठन तक। तो आप देखेंगे कि 1900 जीबी मावलंकर साहब को, गणेश वासुदेव मावलंकर साहब 1947 26 जनवरी 1950 तक, जिस समय संविधान सभा आपको पूरा संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, तो इस समय भी जीबी मावलंकर साहब दिखाई पड़ रहे होंगे। फिर आपको 1950 से लेके 15 मई 1952 अस्थाई सदन था, अस्थाई सदन नहीं, क्योंकि चुनाव नहीं हुआ है, तो यहां भी जीबी मावलंकर साहब थे। फिर आप देखेंगे 1952 से 56 जीबी मावलंकर। अब इसी समय क्या हुआ कि 1954 में जीबी मावलंकर साहब के ऊपर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर साहब के ऊपर
अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो पहले ऐसे व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष हैं जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया। याद रखिएगा, जीबी मावलंकर साहब को 1954। एक दूसरा, फिर हमने एक के बाद दूसरा लिखा कि अनंत शयनम अयंगर, ठीक है, दूसरे आपको लोग आजादी के बाद लोकसभा अध्यक्ष बनाए गए। 56 से 62, जिस समय 62 में आपको दिखाई पड़ेगा चाइना का युद्ध हो रहा था, उसी समय के आसपास में है। तीसरे जो है हुकुम सिंह, तीसरे कौन है? हुकुम सिंह, यह भी 1962 से 67, यह भी याद रखिएगा। फिर चौथे में नीलम संजीव रेड्डी साहब को याद रखिएगा। चौथे कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। और आपको पता ही होगा कि नीलम संजीव रेड्डी ऐसे हैं कि निर्विरोध आपको दिखाई पड़ेगा कि राष्ट्रपति चुनाव जीतने का काम किए। और हुआ क्या था नीलम संजीव रेड्डी साहब के साथ कि 36 कैंडिडेट और थे इनके अगेंस्ट में, जिनकी नामांकन जो है रद्द कर दिया गया था, इसलिए निर्विरोध चुने गए थे। तो नीलम संजीव रेड्डी चौथे लोकसभा अध्यक्ष हुए। पांचवें लोकसभा अध्यक्ष में गुरुदयाल सिंह ढिल्लों साहब का नाम याद रखना है। यह 1969 से लेकर 75 तक आपको दिखाई पड़ेंगे, 1969 से 75 तक। और पांचवें के बाद मैंने छोड़ दिया है और छोड़ते हुए सीधा ले आया 9वें पर। तो डॉक्टर बलराम जाखड़ साहब को 9वें, बलराम जाखड़ साहब यह दूसरे ऐसे भारतीय हैं और भारत के लोकसभा अध्यक्ष हुए जिन पर आपको 87 में आपको लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। 1987 में, याद रखिएगा, 1987 में दूसरे ऐसे भारत के लोकसभा अध्यक्ष हुए डॉक्टर बलराम जाखड़ साहब, जिनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और तीसरे का चर्चा हो रहा था, लेकिन वह ठंडे बस्तर में ठंडे पर गया, यह प्रस्ताव नहीं आ पाया। तो दो ऐसे प्रॉपर पूर्व के जो लोकसभा अध्यक्ष हुए जिनको अविश्वास प्रस्ताव से गुजरना पड़ा। तो इसलिए मैंने इस चैप्टर को इस डायमेंशन में डिजाइन किया और उम्मीद करूंगा कि अगर आया यहां से क्वेश्चन तो आप निश्चित है कि सही बनाने का काम करेंगे और यह आपके लिए उपयोगी साबित हो जाएगा। अब हम लोग अगले न्यूज को देखते हैं। एक क्वेश्चन है रामनगर उत्तराखंड। यहां भी रामनगर उत्तराखंड मैंने इसको इसलिए लिखा कि G20 देशों का जो हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ है कि यह जो है कि चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल कांग्रेस था। तो यहां पहली बार विज्ञान से जुड़े विषय पर चर्चा हुआ, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि पूछे कि G20 का वह कौन सा राज्य स्तरीय बैठक था जिसमें विज्ञान से जुड़े हुए, साइंस से जुड़े हुए चीजों पे चर्चा हुआ है। तो रामनगर यानी उत्तराखंड के में हुआ है G20 सम्मेलन। उसी में साइंस से रिलेटेड आपको चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल कांग्रेस के नाम से वह फेमस हुआ है। तो यह भी याद रखिएगा। एक न्यूज था आपका जलवायु परिवर्तन। तो हमने वह आर्टिकल पेज पे हमने क्या किया कि आर्टिकल पेज से इसको हमने उठाया। आर्टिकल पेज से, पेज में आर्टिकल पेज से है, लेकिन मेंस के लिए काफी उपयोगी होता है कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर डालेगा। कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालेगा। इस कथन को ध्यान में रखकर भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों का चर्चा करें। अब कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है, तो इस प्रभाव को कम करने के लिए, इससे सॉर्ट आउट करने के लिए भारत सरकार और राज्य की सरकारें किस प्रकार की कदम उठा रही है। तो आप इस पर क्या करें कि मेंस पर सोचने का काम करें और इसे लिखने का काम करें। यह अगला जो हमारा न्यूज था, आप हमेशा न्यूज में सुनते होंगे H1B एवं L1 वीजा, या अमेरिका से रिलेटेड। तो दोनों में यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यूपीपीसीएस भी पूछ सकता है और बीपीएससी पूछ सकता है। तो दोनों को देखना चाहिए कि H1B वीजा किसे कहते हैं, एक L1 वीजा क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आपको पता होना चाहिए कि H1B वीजा कोई पूछे तो इसमें क्या करना है कि बताना, सीधा सिंपल लाइन बताइएगा कि वैसे चीन और भारत के पेशेवर जो प्रशिक्षु पेशेवर है उसके लिए अमेरिकी सरकार अपने कंपनियों के माध्यम से जारी करती, पहला लाइन। दूसरा, कोई पूछ दे कि अच्छा ठीक है, आप यहां H1B वीजा तो समझा दिए कि जो पेशेवर हैं, जो दक्ष हैं, भारत के हैं,
चाइना से हैं, उनको क्या है कि उनकी बौद्धिकता को अमेरिका की कंपनी परचेज करती है, इसलिए वहां पे वीजा उपलब्ध कराने का काम करती है। एक अब ये तो H1B वीजा का चर्चा हो गया। फिर पूछेगा कि L1 वीजा क्या है। तो L1 वीजा के बारे में आपको बताना है कि सर यह वीजा उन्हें दिया जाता है जो अमेरिकी कंपनी, जैसे मान लिया जाए कि भारत, चाइना, ब्रिटेन, कहीं भी अमेरिकी कंपनी जो काम कर रही है, वहां पे कोई व्यक्ति अगर कार्य कर रहा है, जो बौद्धिक है, जो दक्ष है, उस कंपनी में काम कर रहा है, उन्हें अगर अमेरिका जाना है, तो अमेरिका जाना है तो उसके लिए वीजा की आवश्यकता होगी। और वैसे व्यक्ति को जो किसी बाहर कंपनी में, अमेरिका के बाहर देशों में जो कंपनी में कार्यरत बौद्धिक लोग हैं या दक्ष लोग हैं, उन्हें अमेरिका की जो मेन ब्रांच है उसमें जाना है, तो उनको क्या होगा कि L1 वीजा लेना पड़ेगा। यही बात इस दोनों में लिखा गया है। तो दोनों में डिफरेंस है, मैं पढ़ भी दे रहा हूं कि H1B वीजा एक गैर अप्रवासी वीजा है जो अमेरिकी तकनीकी कंपनियों को विदेशी पेशेवरों की विशेष अवधि के लिए नियुक्ति की अनुमति देता है। दूसरा, इसके तहत अमेरिका की कंपनी भारत चीन से पेशेवरों को नियुक्ति करती है। बात समझ आ रहा होगा कि वहां के कंपनी को प्रोवाइड करा दिया जाता है कि हम इतने वीजा दे रहे हैं और इसके माध्यम से जो पेशेवर हैं आप अपने यहां नियुक्त कर सकते हैं। ये दूसरा L1 वीजा में क्या कह रहा है कि दूसरे तरह का वर्क वीजा, यह भी क्या है, वर्क वीजा है, जिसे अमेरिका द्वारा जारी किया जाता है। यह वीजा उन लोगों को दिया जाता है जो अमेरिकी कंपनी के लिए दूसरे देशों में पहले से काम कर रहे हैं, वही बात कर रहा हूं, और वे अमेरिका के ऑफिस में स्थानांतरित होना चाहते हैं। कह रहा है कि आप अमेरिका के ऑफिस में स्थानांतरित होना चाहते हैं, तो आप क्या करिए कि L1 वीजा ले लीजिए। आप चाइना से सीधा कहां पहुंच जाएंगे, अमेरिका कंपनी के ऑफिस में। तो यह भी न्यूज आपको H1B वीजा और L1 वीजा को डिफरेंस करके रखना चाहिए। यहां से अगर कोई प्रश्न पूछेगा तो आप आसानी से आंसर देने में सक्षम हो जाएंगे। हमारा अगला न्यूज था म्यांमार से रिलेटेड। तो म्यांमार में न्यूज इसलिए था कि वहां की एक नेता थी सू क्यू। इनका क्या हुआ है कि इनकी एक पार्टी थी, मतलब नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD, इसको वहां की सरकार भंग कर दिया है। तो ये राजनीतिक बहुत बड़ा मुद्दा था, इसलिए मैंने इसको रखने का काम किया है। अब एक न्यूज आया है फिर कि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय, यह जो है यह न्यूज है आपका, हिमाचल प्रदेश आप जाएंगे तो वहां का चाय अगर आप पीना चाहते हैं तो कांगड़ा चाय जरूर पीजिएगा। इस चाय को क्या किया है कि यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है कि GI टैग दिया है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है। तो यह न्यूज में था, ठीक है। अब आप हिमाचल जब गए हैं तो वहां मंडी और चंबा इस क्षेत्र में भी आपको दिखाई पड़ेगा कि चाय का खेती होता है। अब एक और चीज है कि पालमपुर, अगर पूछ दे कि उत्तर भारत की चाय की राजधानी किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर पालमपुर को उत्तर भारत की चाय की राजधानी बोलते हैं, यह भी याद रखिएगा। अब हुआ कि एक और यहां से जब इतना बात हमने समझाया तो आपके मन में आना चाहिए कि सर चाय बोर्ड का मुख्यालय कहां है। तो चाय बोर्ड का मुख्यालय कलकत्ता होता है, आप कलकत्ता को याद रखिए चाय बोर्ड का मुख्यालय। फिर कोई पूछ देगा कि अच्छा GI टैग तो मिला यूरोपियन यूनियन के द्वारा कांगड़ी चाय को लिए, कांगड़ा चाय के लिए जो हिमाचल का है, तो इसके लिए भौगोलिक दशाएं कितना होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ठीक है भाई आप करंट पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, आपने तुरंत फटाफट कर दिया कि हाँ यूरोपीय यूनियन ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को GI टैग दिया है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने कहा कि सर एक चीज और हमारे पास जानकारी है कि चाय बोर्ड का मुख्यालय कलकत्ता में, वह सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो गया कि भाई बहुत बच्चा बहुत जीनियस है। लेकिन अगर आपसे सीरियस वे में पूछ दिया कि जरा आप ये 2 लाइन के साथ साथ मुझे एक चीज और बता दिया जाए कि इसकी उत्तर भारत में चाय की राजधानी कहां है, तो आप तुरंत कह देंगे कि सर पालमपुर है, बहुत अच्छा न्यूज में है। लेकिन चौथा लाइन वहां पूछा कि जरा एक काम करिए, आप अच्छे स्टूडेंट हैं, UPSC की तरफ बढ़ रहे हैं, बिहार की तरफ बढ़ रहे हैं, UPPCS की तरफ जा रहे हैं, आप प्रशासनिक अधिकारी होंगे, तो चाय की जो भौगोलिक दशाएं होता है वह कौन कौन से भौगोलिक दशाएं हैं, आप मुझे इतना ही 4 से 5 लाइन में बताने का काम करें।
तो उस समय अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, बेसिक, मैं नहीं कहता हूं कि स्पेशलिस्ट होइए कि वहां पे चाय पे अभी मिट्टी खोदने लगे, नहीं, और चाय बनाने लगे, बस बेसिक नॉलेज आपको चाहिए। तो बेसिक नॉलेज में क्या है कि वार्षिक वर्षा कितना चाहिए, तो आपको बताना है कि सर 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए। और टेम्परेचर, तापमान हमें कितना चाहिए, क्योंकि चाय की खेती के लिए उच्च तापमान बना होना चाहिए। तो 24 सेल्सियस से 30 सेल्सियस तक आपको तापमान की जरूरत होगा। फिर आपसे पूछा तो मृदा कैसा चाहिए, तो बताना है कि हरी एवं गंधक युक्त। कैसा मृदा चाहिए, हरी एवं गंधक युक्त, यह भी याद रखने की जरूरत है। फिर हमने कहा कि श्रम प्रधान कृषि है, यह कैसा है कृषि है, श्रम प्रधान कृषि है। फिर अगर चाय में मान लिया जाए कि चाय के बागान में अगर बारिश होने लगा, पानी लग जाएगा तो पौधा सूख जाएगा, इसलिए इसकी जलवायु दशाएं में आपको बताना है कि पहाड़ी ढलान जरूरी है जहां की पानी न रुक सके, एक। फिर आपको बताना है कि सर इसके लिए पाला रहित, अगर ठंड अधिक पड़ रही है, पाला पड़ने लगा तो चाय की पत्तियां खराब हो जाएगी, तो पाला रहित चाहिए, पाला नहीं पड़ना चाहिए, ठंडी हवाएं और पाला से नुकसान हो सकता है, यह भी आपको याद रखना है। फिर अब ये होता किस किस क्षेत्र में है, तो आपको दिखाई पड़ेगा ब्रह्मपुत्र घाटी में, सुरमा घाटी में। इसके साथ साथ और पूछ देगा, अच्छा चलिए ठीक है, उत्तर भारत का तो बात कर रहे हैं, दक्षिण भारत में चाय की खेती, चाय का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा राज्य करता है, तो आपको जवाब आना चाहिए कि सर तमिलनाडु सबसे अधिक दक्षिण भारत में चाय उत्पादन करने वाला राज्य है। बिहार में आप देखेंगे तो किशनगंज क्षेत्र में भी चाय की खेती हो रही है, तो यह भी उपयोगी हो गया यहाँ। तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु सर्वाधिक चाय का उत्पादन करने का काम करता है। एक चीज और कि अंतरराष्ट्रीय चाय उत्पादक मंच का मुख्यालय कहां है, कहां है बता सकते हैं, तो यह कोलंबो। ध्यान रखना है कि अंतरराष्ट्रीय चाय उत्पादक का मंच कहां है, कोलंबो है। अब इसमें अंतरराष्ट्रीय चाय उत्पादक मंच में आपको कौन कौन दिखाई पड़ेगा, तो भारत, श्रीलंका, केन्या, रवांडा, मलावी, चीन, इंडोनेशिया और ईरान, इतने सारे जो देश हैं अंतरराष्ट्रीय चाय उत्पादन मंच के मेंबर हैं। तो देखिए कि एक चाय आप पीते हैं तो कितनी ताजगी आ जाती है। उसी तरीके से अगर यूरोपीय यूनियन ने कांगड़ा चाय को जीआई टैग दिया है, तो चाय तो न्यूज में था कि जीआई टैग यूरोपियन यूनियन मिला, तो यह तो अच्छी बात है। फिर हमने कहा कि पालमपुर को याद रखिएगा, यह भी याद रखिएगा। फिर आपको रखा, मैंने कहा कि चाय बोर्ड, अच्छा एक चीज ध्यान रखे होंगे कि जब यूपीएससी के क्वेश्चन बैंक को आप देखेंगे तो प्रत्येक साल 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो मुख्यालय से होता है, किसी न किसी विभाग से मुख्यालय से जुड़ा हुआ 2 प्रश्न दिखाई पड़ेगा। तो जब कोई चीजें चर्चा में है तो आपको यह इसी डायमेंशन में याद होना चाहिए। कांगड़ा चाय के साथ साथ पालमपुर, पालमपुर के साथ आपको चलना है कि मतलब आपको कोलकाता भी देख लेना है, और जितनी भौगोलिक दशाएं हैं एक अच्छे सीक्वेंस में, और बिहार का और एग्जाम दे रहे होंगे तो किशनगंज को देख लीजिएगा। इतना डाटा करेंगे तो आपका चाय संबंधी जो ज्ञान है वह बेहतर हो जाएगा। चाय पी लेंगे, चाय पीते पीछे तरोताजगी आपको मिलते रहेगी, और यही तरोताजगी आपको क्या करेगा, एग्जाम के पास ले जाएगा, और अंततः आप सफल हो जाएंगे, और सफलता के साथ साथ अपने परिवार और अपने देश को खड़ा करने का काम करेंगे। बात समझ रहे हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूज की तरफ। अगला जो हमारा 2 लास्ट न्यूज है 30 मार्च का, एक की अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इकबाल सिंह लालपुरा। एक छोटा सा डाटा है, इसको याद रखिएगा। अब एक और न्यूज था मेंस के दृष्टिकोण से, इंटरव्यू के दृष्टिकोण से यह काफी उपयोगी हो जाएगा कि पंचायत में गांव में सुस्त डिजिटल इंडिया, यही शीर्षक था कि गांव में सुस्त है डिजिटल इंडिया। तो आपको पंचायती राज मंत्रालय का एक डाटा आया है कि संपूर्ण देश में आपको दिखाई पड़ेगा कि 2.71 लाख इतने हमारे देश में गांव हैं, लाखों में गांव है, समझ में आ रहा होगा। इसलिए गांधी जी ने कहा था कि देश की आत्मा गांव में बसती है। तो गांव, अगर गांव समृद्ध हो रहा है, गांव मजबूत हो रहा है, तो देश अपने आप मजबूत होते चला जाएगा। तो पंचायती राज मंत्रालय का कहना है कि इतने सारे गांव हैं हमारे पास, लेकिन इस गांव में जो पंचायती राज मंत्रालय, आपको पता ही होगा कि पंचायती राज मंत्रालय में यहां दिखाई पड़ेगा कि केवल 80,742 ऐसे गांव हैं
या पंचायत है, ऐसे पंचायत है, सॉरी गांव नहीं, ऐसे पंचायत है 80,742 ऐसे पंचायत हैं जो इंटरनेट सेवा से जुड़े हुए। अब सोचिए कि 2,71,000 गांव में मात्र आपको 80,742 ऐसे पंचायत है जो इंटरनेट के साथ जुड़े हुए हैं या ई पंचायत के रूप में क्रियाशील है। ई पंचायत के रूप में क्या है? क्रियाशील है यह भी। और आपको पंचायतों को क्या है कि पंचायतों को मतलब कागज रहित बनाने के लिए कि कागज का प्रयोग ना हो, और इसमें क्या होगा कि ई पंचायत अगर लागू हो जाएगा तो पंचायतें समय पे सक्रिय रूप से विदेश से जुड़ेगा ही बेहतर से काम होगा। इसमें लाल फीताशाही भ्रष्टाचार भी होने की कम संभावना होगा। इसलिए टारगेट है सरकार को कि कागज रहित पंचायतों को कागज रहित बनाने के लिए ई पंचायत और ई ग्राम स्वराज की अवधारणा पर कार्य हो रहा है। ई पंचायत पूछ दे कि भाई ई पंचायत क्या है और ई ग्राम स्वराज क्या है, तो पंचायतों को कागज रहित बनाना है एक। अब यह जब सक्रिय हो जाएगा तो दूसरा क्या होगा कि इससे अधिक पंचायतों में पारदर्शी हो जाएगा, पंचायत पारदर्शी होगा और उत्तरदायित्व रिस्पांस अधिक होगा। साथ ही आप देखेंगे कि विश्व स्तर से जुड़ता चला जाएगा और हर छोटी छोटी समस्या का समाधान भी निकलेगा, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। और आप जानते हैं कि आपका इंटरनेट सेवा ऐसा हो गया है कि आप घर बैठे संसार को देख सकते हैं, संसार को समझ सकते हैं। अगर गांव में इंटरनेट सेवा या पंचायतों में बेहतर हो जाए तो निश्चित है कि वह पंचायत धीरे धीरे क्या होगा, अपने समस्याओं को चिन्हित करते हुए आगे बढ़ने का काम करेगा। तो इसी पंचायती राज के न्यूज के साथ मैं 29 और 30 जो मार्च का न्यूज था वह लाने का काम किया, और नेक्स्ट दिन आपको कोशिश करूंगा 3-4 दिन का न्यूज फिर एक साथ लेके कवर आपको करा दूंगा 14-15 अप्रैल तक। और मुझे उम्मीद है कि आप सब नाराज नहीं होंगे, उसी तरीके से जैसे आप कुछ दिन पहले सारथी फॉर सिविल सर्विस से जुड़कर आप मोटिवेट कर रहे थे। और मुझे कई लोगों ने फोन किया है, मुझे अच्छा लगा, कई स्टूडेंट ने फोन किया कि सर आपका करंट अफेयर सब नहीं मिल रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं, जब चीजें ठीक हो जाएगी तो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप सब क्या करें कि सारथी फॉर सिविल सर्विस मुखर्जी नगर और उसके पूरे टीम को, उसके परिवार को आप क्या करें, सहयोग करें, मोटिवेट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर लगता है कि यह आपके, मैं ये भी फिर बोलना चाहूंगा क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए करियर पहली प्राथमिकता होता है, और मैं कभी पढ़ा करता था अच्छे मतलब यहाँ मुखर्जी नगर में, और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं हमसे कोई ना कोई मिस्टेक हुआ होगा अपने लाइफ में, जिस कारण से मैं सक्सेस नहीं हो पाया, वह सफलता नहीं मिल पाया। तो इस जो हमने उम्मीद लेके आया था यूपीएससी, यूपीपीसीएस या बिहार, मान लिया जाए कि टारगेट सिविल सर्विस ही था, अगर सक्सेस नहीं हो पाया तो कोई ना कोई हमसे मिस्टेक, कोई ना कोई गलती हुआ होगा। इस कारण से आज मैं स्टूडेंट से फिर इस रूप में, एक कैप्टन के रूप में आपको सामने आया। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि यह न्यूज आपके करियर के लिए उपयोगी है तो आप शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों में। अगर नहीं लगा कि नहीं, अगर यह उपयोगी नहीं है करियर के दृष्टिकोण से, तो फिर इसकी कोई महत्ता नहीं है। और उम्मीद करूंगा कि अगर आपके लिए लाभदायक है तो आप शेयर करें, अपने दोस्तों से जोड़ने का काम करें। और आप मैंने जो जीवन में गलतियां की या फिर मैं अपने गलतियों को नहीं पहचाना और नहीं सीख पाया, जिस कारण से सफलता के अंतिम जाकर भी वहां से लौट आया, मैं सक्सेस अंत नहीं हो पाया, तो ये चीज आप न करें। आप गलती को ना दोहराएं, अपने गलतियों से सीखने का काम करें और सीखकर जो आपने एम बनाया है सिविल सर्विस का, वह सपना को मरने ना दे और इस प्रकार से प्लान करें, इस प्रकार से प्रिपरेशन करें कि एक बार में ही आप क्या करें कि आप सिलेक्ट करें। तो इसलिए उम्मीद करूंगा कि आप इसे सारथी फॉर सिविल सर्विस को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखने का काम करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज के साथ।